बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जानकारी इस वक्त की बड़ी मिल रही है कि कल दोपहर 12 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन संकट को लेकर बैठक होने वाली है। रोमानिया बॉर्डर से भारतीयों को निकालने की पूरी कोशिश होगी, ये कहा जा रहा है। और आज रात 2 विमान भी रोमानिया के लिए रवाना हो रहे हैं। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको इस वक्त की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल दोपहर 12 बजे सीसीएस की बैठक होगी और यूक्रेन संकट को लेकर ये बैठक होगी। रोमानिया बॉर्डर से भारतीयों को निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुछ छात्र भी यूक्रेन के अंदर इस वक्त हैं और पूरे देश भर के छात्र इस वक्त यूक्रेन के अंदर है। फिलहाल बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जब छात्र से बात कर रहे हैं तो छात्रों का पूरा भरोसा इस वक्त सरकार पर है और सरकार की तरफ से भी लगातार बैठक की जा रही है। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन संकट को लेकर ये बातचीत की जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो आसपास के देश हैं यूक्रेन के, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच जंग हो रही है। और अगर बात करें हम यूक्रेन की, तो यूक्रेन में जो फंसे हुए छात्र हैं, आसपास के देश यानी रोमानिया या पोलैंड से उनको निकाला जाएगा, उसके बाद भारत में लाया जाएगा। लेकिन खबर यह है कि 2 विमान रोमानिया पहुंच रहे हैं। ये देर रात विमान जाएंगे रोमानिया के अंदर और भारतीय छात्रों को लाएंगे, क्योंकि तकरीबन 16,000 की संख्या भारतीय छात्रों की बताई जाती है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि छात्र इस वक्त जहां पर भी हैं वहीं पर रहें और भारत की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। फिलहाल कीव को पुतिन की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का जमावड़ा है, घुसी हुई है। राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि पड़ोसी देश हमारी मदद करें, मदद कोई नहीं कर रहा है। मूक दर्शक बनकर सभी देशों की सेनाएं देख रही हैं, ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। और बार बार वो बयान देकर यही कह रहे हैं कि सभी जो बड़े देश हैं वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है, जिसके बाद पूरी तरीके से कीव पर कब्जा हो जाएगा। इस बीच ये भी खबर आई कि रूस के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया और रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि यूक्रेन अगर सरेंडर करता है तो हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति का कोई मूड सरेंडर करने का नहीं है, क्योंकि वो खुद सेना की वर्दी में नजर आए और उनकी तरफ से कहा गया कि आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। फिलहाल ये जंग का भविष्य आखिर क्या कुछ होगा, उसको समझने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस वक्त मेरे को जानकारी मिल रही है कि एसएस पठानिया साहब जुड़े हुए हैं। पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलिस्तान न्यूज पर भी आने के लिए। सुबह से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और कुछ देर में टीपी त्यागी साहब भी हमारे साथ होंगे। पठानिया साहब, अभी विदेश मंत्री का बयान सामने आया है जब रूस की हम बात करते हैं, और विदेश मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है, तो बातचीत हम कुछ करेंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि ये पहला और बड़ा बयान रूस की तरफ से आया है जब ऐसा कहा गया। देखिए हर जी, रूस जो है वो कॉन्स्टेंटली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है जी। रूस ने इस समय मल्टी प्रॉन्ग अटैक वो शुरू कर दिए हैं। वो डॉनबस रीजन से लेके क्रीमिया को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्रीमिया की तरफ से भी उसने अपना तैयारी कर रखी है और कीव की तरफ, जो बेलारूस की तरफ से, वहां भी उसके अंदर कीव के अंदर घुस चुका है जी। अभी इस हालात में अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि यूक्रेन की जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 2 लाख है, तो रशिया की जो आर्मी है वो भी 2 लाख के करीब ही है। लेकिन जिस तरीके से रेजिस्टेंस उनको ऑफर किया जा रहा है, देखिए इनके पास ना इक्विपमेंट की कमी है, ना हथियारों की कमी है यूक्रेन की फौज के पास, लेकिन उनके पास कमी जो है वो है विल टू फाइट। They are not giving that resistance which a country's army has to give, and that is the reason you will find कि इनका जो एडवांस है बहुत रैपिड हो रहा है और बड़ी जल्दी फॉल हो रहा है। अभी इस सिचुएशन को बचाने के लिए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जैसे हम बोलते हैं दैट यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो वो अपनी वर्दी में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं खुद फ्रंट पे लड़ूंगा, लेकिन इनका जो मोरल है वो बहुत लो है। और दूसरी, आप कुछ भी वजह कह लीजिए कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि यूक्रेन की आर्मी जो है वो रशिया की आर्मी से नहीं लड़ना चाहती है, किस वजह से, उसको छोड़ दीजिए।
लेकिन ग्राउंड पे जो नजर आ रहा है वो ये है कि वो रेजिस्टेंस जो वो ऑफर कर सकते हैं टू द अटैकर एंड बीइंग द डिफेंडर एंड हैविंग द एडवांटेज ऑफ ग्राउंड, दे आर नॉट पुटिंग इन देयर बेस्ट। तो अभी येलिस्टिन का अगर हम बयान सुने कि वो कह रहे हैं जी 96 आवर्स, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, बट इट मे हैपन मच बिफोर दैट, इन 7 आवर्स और लेट्स से 60 आवर्स कीव विल कोलैप्स। तो जब ये कीव कोलैप्स हो जाएगा, फिर रशिया का जो नया स्टेप है, जो नया फेज है, दैट हाउ टू एस्टेब्लिश द न्यू रेजीम, दैट गेम विल स्टार्ट। ठीक है, लेकिन पठानिया साहब, क्या हम कहें कि किसी भी वक्त सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति बार बार यही बताने की कोशिश करें, कभी वो 96 घंटे कहते हैं, कभी 36 घंटे, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ, हमारे पास सिर्फ इतना ही समय है, सभी देशों की मदद मांगी जा रही है, इस वक्त वो अकेले पड़ गए हैं। तो क्या कहें कि हम कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है? मैं वही आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कीव जो है वो 73 घंटे में वो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। उस समय येलिस्टिन के पास क्या ऑफर है? या तो वो लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाए और इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए, या वो अपनी सेफ्टी को देखे हुए कहीं असाइलम लेंगे, उसमें यूएसए उनकी सपोर्ट करेगा, बाकी यूरोपियन कंट्री उनकी सपोर्ट करेगी। और जब ये येलिस्टिन वाला मामला खत्म हो जाता है, रशिया देन विल कम फॉरवर्ड एंड वो ये कहेंगे कि हमने डेमोक्रेसी को बताने के लिए जो पॉपुलर गवर्नमेंट है बेस्ड ऑन द विशेस ऑफ पीपल, लोगों की विशेस को मद्देनजर रखते हुए हमने एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाई है और डेमोक्रेसी की रक्षा की है। और ये भी हमने इंश्योर किया है कि यहाँ पे जितना एट्रिशन हो सकता था, जितनी कैजुअलिटी हो सकती थी, वो नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे कि इतने बड़े अटैक के बाद अगर हम कैजुअलिटी की बात करते हैं, जो ऑफिशियली फिगर आ रही है हमारे पास कि यूक्रेन के 137 की डेथ हुई है और 300 के करीब इंजर्ड है, वो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मिसाइल की बौछारें की गई हैं वहां पर, सो दैट इज बेसिकली टू ब्रेक द विल टू फाइट। बिल्कुल सही। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम बात के चले कि एक कंट्री, जैसे मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं आपसे कि रशियन स्ट्रेंथ आर्म फोर्सेस की इट इज मोर देन 10 टाइम्स ऑफ यूक्रेन, तो आप कैसे लड़ सकते हैं उनके पास? दूसरा, येलिस्टिन को बहलाया गया था कि हम तुम्हारी मदद पे आएंगे, यूएसए बैकअप कर गया, नेटो बैकअप कर गया, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड ले लिया कि हम मिलिटरीली इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो आप उनका देख सकते हैं कि वो कितने डेस्परेट होंगे, और जब उनके सामने जनता उनकी अपनी कैजुअलिटी हो रही है, भाग रहे हैं, 1 लाख के करीब तो रिफ्यूजी भागे हैं वहां से। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है वहां पे। अभी लेट्स सी इट गेट्स रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट। ठीक है पठानिया साहब, लेकिन बार बार नाटो का जिक्र भी यूक्रेन कर रहा है कि नाटो से सबसे ज्यादा उम्मीद थी उन देशों से जिसपे हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो वो सामने आएगा। लेकिन यूक्रेन की उम्मीदें अब टूट गई हैं, मनोबल आप ये कह लीजिए कि एकदम टूट गया है। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी देश का विश्वास यूएन पे भी रहता है, जब मैं जिक्र करता हूं क्योंकि उनका भाषण भी हमने सुना तो सिर्फ शांति की बात कही गई, ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। और रक्षा विशेषज्ञ से जब मैं तमाम बात कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि अभी तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या वाकई ये सही है? देखिए, इस समय यूएन की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हरीश जी। यूएन इज ए डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मोर सो चाइना इस समय ओपनली सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और 2 वीटो पावर वाली, मान लीजिए यूएन क्या करेगा वहां पे अगर सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन ले भी आता है और 2 कंट्री उसको वीटो कर देते तो मामला खत्म। तो यूएन इज ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस हैंडीकैप विच दे हैव। इस समय पूरा जो दुनिया है इंक्लूडिंग नेटो, यूएसए और बाकी जो कंट्रीज हैं, वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि कीव जितनी जल्दी फॉल हो सकता है उतनी जल्दी फॉल हो और वहां पे जो है दूसरी गवर्नमेंट बने। क्योंकि इससे जो अगर ये ज्यादा दिन खिंचता है तो सबसे ज्यादा जो कोलेटरल डैमेज होगा वो उन लोगों का होगा जो मासूम है, जो इनोसेंट हैं, जो सिविलियन है। तो उसकी जो ह्यूमन की जो विनाशकारी जो ये जो गेम चल रही है इसमें, उससे बचने के लिए यही है कि वो 3-4 दिन के अंदर ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, कीव सरेंडर कर देंगे, उसके बाद वो अपने पुल बैक कर लेंगे। रशिया की भी मेरे को तारीफ करनी पड़ेगी कि वो देखिए वो फुल फ्लेज्ड अपना एट्रिशन वाली बैटल नहीं खेल रहे, दे आर आल्सो वेरी कॉशियस एंड वेरी केयरफुल कि देयर शुड बी एज मिनिमम कैजुअलिटी एज पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम दे विल नॉट स्टॉप प्रोजेक्टिंग देयर फोर्सेस एंड देयर माइट। और वो उसका अभी इनको पता चल चुका है यूक्रेन को, जब सब लोगों ने उनको साथ छोड़ दिया है, वो अकेले बेचारे कब तक लड़ेंगे।
पठानिया साहब, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि सभी इस सवाल को पूछ रहे हैं जब भी मैं डिफेंस एक्सपर्ट के साथ जुड़ रहा हूं कि 1991 वाली स्थिति तो पुतिन साहब नहीं बनाना चाहते हैं, और ये सवाल भी कहीं ना कहीं है कि आगे आने वाले समय में किसको हम देखेंगे कि ऐसा उदाहरण पेश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी कई देश ऐसे हैं छोटे छोटे जिन पर कब्जा बड़े देश करना चाहते हैं। अब रूस ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, क्योंकि रूस क्लियर कट बात कहता है, और बिल्कुल भी हम देखते हैं कि रूस की तरफ से ऐसी बात, अगर कोई प्लानिंग बनाता है, रणनीति में पीछे रह भी जाता है, तो वो दूसरी प्लानिंग लेकर आता है, और उसी से बड़े देश और भी सीख रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हमें ऐसी ही चीजें देखने को मिल सकती है जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया। देखिए हरजी, 99 में पुतिन पावर में आए थे। 2000 में चेचन्या वाज द फर्स्ट कंट्री व्हिच वाज अंडर कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज रिजॉल्व्ड। चेचन्या के बाद वो क्रीमिया में गए, जॉर्जिया का हिस्सा लिया, उसके बाद अभी ये जो डॉनबास रीजन को लिया है, तो ये मान लीजिए कि 22 साल में वो इतना ही कर सके। लेकिन अगर इसके आप रेमिफिकेशन की बात करें, बिकॉज रशिया का मैसेज बहुत क्लियर है कि माई वे और हाईवे, और माई वे जो है वो ये है कि आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, आप ये नेटो वगैरह के चक्रों में ना पड़िए, इससे आपका नुकसान होगा। तो मैसेज बड़ा क्लियरली दिया गया है। अभी इसके बाद आने वाले समय में जो छोटे देश है वो अपने आप को कहां सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या वो सुरक्षित महसूस करेंगे टू बी अ पार्ट ऑफ द अर्सवाइल यूएसएसआर? अगर वो हो जाता है तो, और इनका तो पुतिन का सपना यही है ना कि हिस्ट्री में अगर वो कोई चीज चेंज कर सकते हैं तो वही है कि कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। But then it will be very, very time consuming, and maybe it doesn't happen during the Putin lifetime, but later on, जब हमारा वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, लोगों की अपनी सोच बदलेगी, कंट्रीज की सोच बदलेगी, and they will find that they are insecure as a small nation, probably they will go for alliance. लेकिन पठानिया साहब, अब अमेरिका भी का भी जिक्र करना होगा। क्या अमेरिका पर दुनिया के तमाम देशों का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका अपने हाथ पीछे करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम डिस्कस लगातार करते आए हैं कि कोई भी अगर युद्ध होता है तो अपनी अपनी हर कोई देखता है और अपने फायदे की हर कोई सोचता है, और अमेरिका तो सबसे पहला देश ऐसा ही है कि अपने फायदे की सबसे पहले सोचेगा। हालांकि हर कोई देश सोचता है, लेकिन क्या अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है तमाम देशों का भी? देखिए, अमेरिका की अगर आप परफॉर्मेंस देखें किसी भी वियतनाम युद्ध से लेके अफगानिस्तान तक, और जिस तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया था वहां से, दैट वाज शेमफुल। बिल्कुल, दैट इज द टाइम इनकी जो क्रेडिबिलिटी है कि दे आर द ओनली वर्ल्ड सुपर पावर दैट हैज बीन डेंटेड। अभी उसको बचाने के चक्रों में इन्होंने एरर चेजिंग शुरू कर दी है। इन्होंने सोचा कि चलिए वो मौका हमारे यहाँ से निकल गया, अभी दोबारा अपना इन्फ्लुएंस बताते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये यूक्रेन वाली गेम खेली। वो भी इनके जो सारे पत्ते हैं उल्टे पड़ गए। तो जो किरकिरी अफगानिस्तान के टाइम हुई थी उससे अभी ज्यादा किरकिरी हो रही है, एंड दैट इज अ टोटल फेलियर ऑफ बिडेन लीडरशिप। तो इसके अभी क्या रेमिफिकेशन होते हैं, जो यूएसए की जो लोग हैं वो इसको कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आस्ते आस्ते खुल के सामने आएंगी। बट बेसिकली जो मेन सफरिंग इस समय वो है यूक्रेन के जो मासूम लोग हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से या जियो पॉलिटिक्स से या स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट से, वो इसके अंदर पिस रहे हैं। ठीक है, लेकिन पठानिया साहब एक सबक तो मिलता है, क्योंकि अगर हम जब छोटे देशों का जिक्र करते हैं तो छोटे देशों को अभी सबक मिल रहा होगा, खासतौर पर यूक्रेन से, कि कैसे किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने आप को ही मजबूत करना है। एयर डिफेंस सिस्टम का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले वही हम देखते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को कितनी मजबूती कोई देश दे रहा है। और अगर मैं भारत पे आता हूं तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ चीन के साथ 62 और 67 का युद्ध था तब से की जा रही है, लेकिन क्या छोटे देशों के लिए चुनौती बन गई है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा मजबूत किया जाए, जो एग्जाम्पल हम यूक्रेन का देख रहे हैं? मैं इसको दूसरी तरह से लूंगा। यूक्रेन जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है जी। यूक्रेन की जो क्षेत्रफल ले लीजिए, उसकी इकोनॉमी ले लीजिए, उसके पास वेपन सिस्टम ले लीजिए, और $1 बिलियन की जो एड नेटो और यूएस ने उसको दी है, उसके बावजूद भी अभी आप देख रहे हैं कि उसकी जो प्रतिरोध करने की शक्ति है वो किस हद तक क्षीण हो चुकी है। 2-3 दिन में उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। मान लीजिए मैं उसे 5 गुना या 10 गुना छोटा देश हूं, तो अगर रशिया जैसा पावरफुल कंट्री कल को मेरे को इन्वेड करता है तो मैं कहां टिकूंगा? कहीं नहीं। So that is the time when the insecurity will lead towards a new alliance. This is how the world order is going to change. Now
मान लीजिए आप रशिया है, मैं छोटा देश हूं, तो मैं बोलूंगा कि भैया मैं रशिया से बना के रखूंगा ताकि कल को अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये मेरे को बचा सके। तो आस्ते आस्ते ये जो चीजें हैं ये अभी ट्रेवल करेंगी, ये मैसेज जाएगा, नैरेटिव जाएगा, लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, लीडरशिप के थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएगा। इट मे बी द बिगिनिंग ऑफ न्यू अलाइनमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बिल्कुल पठानिया साहब, इसी से जुड़ा सवाल है क्योंकि विदेश रणनीति को हम देख रहे हैं कि सभी की विदेश रणनीति में चेंज आ रहा है। अब सबसे ज्यादा जब हम भारत का जिक्र करते हैं तो एस जयशंकर साहब को हमने देखा जब अफगानिस्तान का मसला हुआ तो कैसे तमाम जो अगल बगल के देश थे उनसे बातचीत करने की कोशिश गई थी और वो रणनीति में हम कामयाब भी रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वैश्विक तौर पर मजबूती के लिए अपने दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम उस देश के साथ हैं जो सबसे बड़ा इस वक्त देश है, शायद अमेरिका के अंदर जाना हो, रूस के अंदर जाना हो, चीन के अंदर जाना हो, तो कैसी रणनीति भारत देश की होनी चाहिए? भारत इज अ टू बिग कंट्री। पाकिस्तान एक रोग नेशन है जिसकी क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया में खत्म हो चुकी है। इकोनॉमिकली दे आर इन डिजास्टर। चाइना जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्यूमुलेटिव तरीके से इंसान देखता है, कोई भी कंट्री उसको उसी तरीके से देखेगी और उसी तरीके से उनकी ट्रीटमेंट होगी टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर नहीं किया जा सकता जहां तक भारत की विदेश नीति का सवाल है, बिकॉज भारत एक ग्लोबल पावर है जी। और इस समय जैसे आपने देखा जिस तरीके से यूक्रेन के जो एम्बेसडर थे इंडिया में, वो गुहार लगा रहे थे कि मोदी जी है उनसे अपील करें पुतिन से, और कल मोदी जी ने बात की भी थी। लेकिन वो बात क्या थी, बिकॉज उनको आउटकम तो पता है। और अगर हमें अमेरिका और रशिया में से एक को चूज करना पड़ता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली दोनों के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन अगर कल को वो सिचुएशन आती है कि भारत को दो में से एक चुनना पड़ता है तो सर्टेनली इंडिया विल गो फॉर रशिया। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं, बने रहिएगा। टीपी त्यागी साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। टीपी त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आप आए हैं तो शुक्रिया कर रहा हूं एक बार फिर आपका। फिलहाल टीपी त्यागी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि पठानिया साहब पूरी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम रूस और यूक्रेन का मुद्दा लेके बैठे हैं, हम भी देख रहे हैं, सुबह से आप भी बिजी हैं, कई चैनलों पर आपकी तस्वीर हम देख रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ आ गए हैं तो थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले कमेंट आप ही से लूंगा क्योंकि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि कई सवाल मैं पूछ चुका हूं, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी लूंगा रूस और यूक्रेन पे। टीपी त्यागी साहब। देखिए, पठानिया साहब बहुत ही सुलझे हुए और मैच्योर आदमी है। जो कुछ इन्होंने कहा पहले तो बगैर सुने हुए उसका मैं समर्थन करता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि वर्तमान स्थिति कुछ तरह की है कि 1971 की लड़ाई में याह्या खान जो पाकिस्तान के तानाशाह थे, उन्होंने आखिरी दिन ये कहा कि हम आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीत हमारी होगी, और फिर उनके 93,000 सिपाहियों ने सरेंडर कर दिया। इसी किस्म की गलती एक यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने की है, अपनी ताकत को जानते हुए और वेस्ट पे तादाद से ज्यादा भरोसा करते हुए उसने ये पंगा लिया, वरना इसको छोड़ा जा सकता था, कोई आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल यूक्रेन के बहुत सारे लोग रशिया बोलते हैं, रूसी भाषा बोलते हैं और वो रूस का एक हिस्सा रहा है। यूक्रेन के बारे में तो ये कहा जाता है कि लेनिन हो या स्टालिन हो या गोर्बाचोव हो, ये सब यूक्रेन से ही आते थे। जो रूस के बड़े बड़े रिएक्टर्स थे, जो वहां की शिप बिल्डिंग फैक्ट्री थी, जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है, ये सब यूक्रेन में थे। तो यूक्रेन को नेटो में जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, और अगर रूस के साथ ये तनातनी हुई तो उसे उसमें थोड़ा डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए था, पर हुआ तो हुआ। अब एक बात तो तय है कि रशिया ने पहले दिन यानी कि कल जितने भी अटैक किए, जितने भी क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दागी, वो सब एयरफील्ड पे थी या एयर डिफेंस सिस्टम्स पर थी या फ्यूल डंप पर थी या एम्यूनिशन डंप पर थी या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर थी, लेकिन वो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर नहीं थी। और रशिया ऐसा करेगा भी नहीं। रशिया ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि अगर वहां की पॉपुलेशन ही एंटेगोनाइज हो गई तो फिर रशिया यूक्रेन को जीतकर क्या करेगा। तो ये जो बातें आ रही है, अगर कोई एक आध इंसिडेंट हो गई है तो वो इसलिए हो गई है कि जो 9 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर आया, वैसे तो हर जगह पिन पॉइंटेड अटैक है, लेकिन वो इसलिए हो गई
क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट के बारे में कि वो उसकी जानकारी शायद मिली कि वो कहीं आसपास है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शायद ऐसा हो गया हो, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं। लेकिन रशिया ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया। अब जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एरियल फायर पावर में जो सुपीरियरिटी रशिया की है और जो उसके ट्रूप और खासतौर पे जो उसकी टैंक्स और मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल जिनको उसने तैनात किया हुआ है, उनके सामने यूक्रेन ठहरता कहाँ है? और अगर ठहरता नहीं है तो वो इसी उसमें रहा कि साहब जो अटैकिंग है वो अटैकिंग पावर को तो हमसे कई गुना ज्यादा होना चाहिए और यहाँ का बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया में हमारे लोग उनको संभाल लेंगे, मगर संभाल नहीं पाए। यूक्रेन के सैनिक मेट्रो रेलवे स्टेशन के बेसमेंट के अंदर छिपे हुए देखे गए। तो ये सिचुएशन जब यूक्रेन को अगर अपनी ताकत का, पहले जैसे हमारे यहाँ फौज में होता है कि खबर दुश्मन की और खबर अपनी, तो खबर अपनी के बारे में भी उसने नहीं देखा और खबर दुश्मन के बारे में भी नहीं देखा, ये सिचुएशन आ गई। लेकिन इससे एक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अमेरिका ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, और अपनी ही नहीं जो नाटो की विश्वसनीयता थी उसके ऊपर भी बड़ा भारी आघात किया है। आज नाटो यूनाइटेड नहीं है और अमेरिका क्रेडिबल नहीं है। ये सिचुएशन आने से वर्ल्ड का एक ऑर्डर तो डेफिनेटली बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन टीपी त्यागी साहब, ये भी जानना चाहूंगा, पठानिया साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ कि टीपी त्यागी साहब, जो पश्चिमी देशों पर हम भरोसा देख रहे हैं कि कोई छोटे छोटे देश हैं या फिर उन देशों का भरोसा जो पश्चिमी देशों पर है, और आगे आने वाले समय में देखने को मिलता है कि पश्चिमी देशों पर जो भरोसा था वो उस पर खरा ही नहीं उतर पाया, कितना ये खतरनाक आगे आने वाले समय में हो सकता है? क्योंकि पश्चिमी देशों पर कई अभी भी छोटे छोटे देश भरोसा करते हैं, वो गलती करते हैं। और आज मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूँ। हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था रामाचंद्रन रामास्वामी मुरलियार, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके साथ और बाकी बहुत सारे देश उनके नेतृत्व में थे। उन्होंने 26 जून 1945 को जब यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ऊपर सिग्नेचर किए तो एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन ये थी कि 10 साल के अंदर वीटो पावर की समीक्षा होनी चाहिए, और अगर 10 साल में ये समीक्षा नहीं हुई तो 10वें साल में सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि P5 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 15 में से कोई भी अगर 8 कर देंगे तो पास हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से वीटो पावर को हटा दिया जाएगा। और ये यूएन चार्टर की क्लॉज नंबर 109 में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं किया गया। और ये प्रस्ताव था, एजेंडा में था, मगर इस पर चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब टेक्निकली वीटो पावर 1955 में टेक्निकली डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी। हम उस मुद्दे को तब से लेके आज तक ढो रहे हैं, किसी ने उसके बारे में सवाल उठाया नहीं। और हिंदुस्तान को ये सवाल कम से कम अब उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने ये कंडीशन रखी थी। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ये जो 5 देश हैं, इन्होंने तो षड्यंत्र पहले दिन तक करना शुरू कर दिया था, और इनसे ये उम्मीद की जाती थी कि ये यूनाइटेड रहेंगे। आज ये आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या बता दीजिए मुझे कि क्या रशिया और अमेरिका नहीं लड़ रहे हैं? क्या और कंट्रीज चाइना से नहीं लड़ रही है? क्या फ्रांस और ब्रिटेन चाइना से नहीं लड़ रहे? तो जब ये यूनाइटेड नहीं रहे तो इंटरनेशनल लॉ, बोले आपने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है। और अभी तो एक प्रस्ताव आया है, अभी एक प्रस्ताव आया है कि रशिया को सिक्योरिटी काउंसिल से हटा दी जाए। Who are you to remove him from सिक्योरिटी काउंसिल? तो ऐसी सिचुएशन में इनके ऊपर कोई यकीन करना शुरू में भी नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। छोटे देशों को, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आत्मनिर्भरता। अगर आप स्वयं अपने आप में ताकतवर हैं तो बचेंगे। उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती। पठानिया साहब, कितना मानते हैं आप, क्योंकि हमने देर से ही सही लेकिन आत्मनिर्भर का नारा तो दिया, रक्षा क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो, कि हाँ हम खुद ही हथियार बनाएं, खुद ही सब चीजें करें, क्योंकि देर सवेर ये करना ही था। क्योंकि हम देखते थे, अभी भी देख रहे हैं कि अगर 2 देशों में युद्ध होता है तो तीसरा फायदा उठाने की कोशिश करता है, और उनकी इकोनॉमी उसी से चलती है। ये आज से नहीं, इतिहास के, आप तो बहुत सीनियर हैं आप दोनों, मैं तो अभी युवा हूं, जब चीजों को पढ़ता हूं तो हैरानी होती है, आप लोगों से सीखते हैं। लेकिन क्या जो अभी हमने नारा दिया है वो पहले दे देना चाहिए था, और अब जब दे दिया है तो उसकी शुरुआत हुई है तो अच्छे तरीके से होनी चाहिए और आगे भी चलनी चाहिए? पठानिया साहब।
जी देखिए, 7 साल पहले ये नारा दिया गया था, मेक इन इंडिया। एक शेर आते थे, उसके व्हील घूमते थे। कहां पहुंचे हैं हम, ये आप सबको पता है। हमारा जो तेजस विमान है, पिछले 30 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। कितने लोगों ने उसको खरीदा है, ये भी सोचने की भारत ने भी खरीदा है बड़ी देर के बाद। तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए देखिए, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज बनानी पड़ेगी, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें करेंगे, आपको यूथ को एम्पावर करना पड़ेगा, उसके लिए एक बजट रखना पड़ेगा। अभी आप ये मान के चलिए कि अगर यूएसए के बजट से हमारा बजट 10 गुना कम है, तो हम ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। डिफेंस बजट आप देखिए कितना बढ़ रहा है। अगर हम पे और अलाउंस भी उसके अंदर डाल लेते हैं, तो नारा देना अलग बात है, उसको एक्सिक्यूट करना वो अलग बात है। इसमें आप देखिए, टर्की देखिए कहां पहुंच गया है। बिल्कुल, टर्की का जो मेक इन टर्की जो प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को अपने वो वेपन सप्लाई करके वो पैसा कमा रहे हैं, दैट इज वर्थ एमुलेटिंग। उम्मीद है कि आने वाले समय में, अभी तो ये हम नारों से थोड़ा ऊपर उठेंगे और एक ऐसी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएंगे जहां पे मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर और अदरवाइज। देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, वी आर वेरी गुड एट दैट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, समय थोड़ा मेरे पास कम है। टीपी त्यागी साहब, आप भी सहमत हैं? आप भी इस बात से सहमत है कि सिर्फ नारा देने से नहीं चलेगा? सर सुनिए, क्या हिंदुस्तान के अंदर डिफेंस कॉरिडोर थे? आज यूपी में है, तमिलनाडु में है। और सुनिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस क्या हमने फिलीपींस को नहीं बेची? और क्या वियतनाम उसको और खरीदने के लिए तैयार नहीं है? और क्या इंडोनेशिया और मलेशिया लाइन में नहीं है? जो हिंदुस्तान एक चीज भी डिफेंस की अपने आप नहीं बनाता था, आज वो बना भी रहा है और बेच भी रहा है। क्या असॉल्ट राइफल हम नहीं बना रहे? क्या T-14 टैंक हम नहीं बना रहे? क्या टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर नहीं हो रहा? क्या मिलिट्री टू मिलिट्री कॉर्पोरेशन विद रशिया नहीं हुआ? कहने का मतलब ये है, पठानिया साहब का भी कहना चाहिए कि ये काम जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो लेट शुरू हुआ। लेकिन अगर आजादी के बाद से ही शुरू हो गया होता तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। लेकिन आज की तारीख में तो ये बढ़ रहा है। मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दी है जो डिफेंस कॉरिडोर की है चीजों। आज हमने 251 ऐसे इक्विपमेंट डिफेंस के, उनके इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी, यानी कि वो मजबूरन हिंदुस्तान में ही बनानी पड़ेंगी, ये बाहर से नहीं लेंगे। क्या ये सच नहीं है? तो ऐसे ही एग्जांपल होती है, ऐसे ही शुरू होता है काम। अब नारे से हम थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। टीपी त्यागी साहब, पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल डिफेंस एक्सपर्ट ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, हम रूस और यूक्रेन की जंग की बातें कर रहे थे और आपको हर एक अपडेट दे रहे थे।